सो हाय एवरीवन, मैं हूं आप सभी का अपना प्रशांत भैया और लेकर आ गया हूं रैपिड रिवीजन का अगला चैप्टर जो कि है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। सभी स्टूडेंट की रिक्वेस्ट थी कि भैया इतना बड़ा चैप्टर कैसे रिवाइज करें, कैसे शॉर्ट के अंदर समझे। तो मैंने बोला वाई टू फियर व्हेन योर प्रशांत भैया इज हियर। टेंशन नहीं लेनी अपन, है ना। देखो इस चैप्टर को वैसे तो मैं डिटेल में पढ़ा चुका हूं, 2 घंटे के अंदर सब कुछ समझा चुका हूं। अगर अगर आपको पूरा पढ़ना है ना तो यहां पर पढ़ा रखा है, आज भी पूरा पढ़ाऊंगा बट रिवाइज कराऊंगा, यानी जल्दी जल्दी आपको सारी चीजों के बारे में बताता चलूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला सवाल आपके मन में आ रहा होगा, भैया हम सिर्फ कार्बन के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? कार्बन के ऊपर चैप्टर है, बड़ा भेदभाव है? नाइट्रोजन के ऊपर तो नहीं है, ऑक्सीजन के ऊपर तो नहीं है, कार्बन में ऐसा क्या है? तो मैंने बोला देख लेते हैं कार्बन में ऐसा क्या है। सबसे पहली चीज है कि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है ना वो 6 होता है ना। और इसके आउटर मोस्ट शेल पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? आप सभी को पता होगा, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल पे 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसका जो एटॉमिक मास होता है वो 12 होता है। ये सब हमने 9th में पढ़ा था। उसके अलावा अब ध्यान से समझना, कार्बन की स्पेशलिटी क्या है। क्योंकि कार्बन के पास आउटर मोस्ट शेल पे 4 इलेक्ट्रॉन है, उसे स्टेबल होना है। स्टेबल होने के लिए उसे अपना ऑक्टेट पूरा करना पड़ेगा। ऑक्टेट पूरा करने के पास उसके पास 2 रास्ते हैं। कौन से रास्ते? या तो कार्बन क्या करे, या तो कार्बन बोले कि भाई देखो मैं ऐसा करता हूं कि मैं 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से उधार ले लेता हूं, 4 + 4 8 हो जाएंगे। या तो मैं अपने 4 इलेक्ट्रॉन बाहर दे देता हूं। अब जैसे ही कार्बन ने किसी और से 4 इलेक्ट्रॉन मांगे तो दिक्कत हो गई। क्या दिक्कत हो गई? दिक्कत ये हो गई कि 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए, बट प्रोटॉन तो 4 ही थे और 8 अब इलेक्ट्रॉन हो गए। तो क्या 4 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन को झेल पाएंगे? क्या नहीं झेल पाएंगे? हैं, मान लो एक टीचर है और हजारों बच्चे हैं, क्या एक टीचर हजारों बच्चों को संभाल पाएंगे? नहीं संभाल पाएंगे। तो यही प्रॉब्लम यहां पर हो गई, जिसकी वजह से कार्बन ने बोला कि भैया मैं तो नहीं ले सकता 4 इलेक्ट्रॉन, दूसरे रास्ते पे चलता हूं। कार्बन ने देखा दूसरा रास्ता, कार्बन ने बोला चलो 4 इलेक्ट्रॉन में दे देता हूं। बट जैसे ही कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन लूज करे तो उस प्रोसेस के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि उतनी एनर्जी कार्बन के पास है ही नहीं। तो इन 2 रीजंस की वजह से कार्बन क्या बोलता है, ना मैं इलेक्ट्रॉन दे सकता हूं ना मैं इलेक्ट्रॉन ले सकता हूं। मैं काम करता हूं, मैं कोवलेंट बॉन्ड बना लेता हूं, यानी मैं इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेता हूं। और यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कार्बन के बारे में, यानी कार्बन क्या करता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवलेंट बॉन्ड भैया क्या होते हैं? कुछ ऐसे बॉन्ड्स जो कि किसकी मदद से बनते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की मदद से बनते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, ना लेना पड़ा ना देना पड़ा, आपस में बांट बांट के इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया। और वही होता है कोवेलेंट बॉन्ड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर के अंदर बार बार पूछा जाता है, व्हाई कार्बन फॉर्म्स कोवेलेंट कंपाउंड। ये रीजन है, इस वजह से कार्बन कोवेलेंट कंपाउंड को फॉर्म कर रहा होता है। अच्छा, तुमने आयोनिक कंपाउंड के बारे में तो पढ़ रखा है, मेटल नॉन मेटल के अंदर पढ़ाया था। आयोनिक कंपाउंड क्या होते हैं? जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या बनता है, आपका एक बॉन्ड बनता है। जैसे कि आपका जो पॉजिटिव वाला होता है वो क्या होता है, आपका कैटायन, और जो नेगेटिव वाला होता है, नेगेटिव चार्ज जो होता है वो क्या होता है, आपका एनाइन। याद है ना पूरी कहानी? पिछले चैप्टर के अंदर हमने ऑलरेडी पढ़ रखी है। चलिए थोड़े से और बात करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। कोवेलेंट बॉन्ड आखिर क्या होता है और कोवेलेंट बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। सबसे पहले सिंगल, डबल, ट्रिपल। एक एग्जांपल से समझते हैं, हाइड्रोजन का एग्जांपल लेते हैं। हाइड्रोजन बेचारा अकेला है ना, हाइड्रोजन बेचारा अकेला, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है ना। उसने बोला यार एक इलेक्ट्रॉन का क्या करूं? उसने अपना दोस्त ढूंढा, एक हाइड्रोजन और आ जा। अब इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, अब ओवरऑल 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब यही 2 इलेक्ट्रॉन ये आपस में शेयर कर लेंगे और इसी शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको अपन बोलते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। यानी जो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से जो एक बॉन्ड बनता है ना, इस बॉन्ड को अपन बोलते हैं क्या, इस रिश्ते को, रिश्ता क्या कहलाता है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड वाला रिश्ता कहलाता है। अब बात करते हैं भैया डबल कोवेलेंट बॉन्ड। ऑक्सीजन का एग्जांपल ले ले, मूर्ख बालक। ऑक्सीजन क्या बोलता है कि भाई मेरी आउटर मोस्ट शेल के अंदर तो 6 इलेक्ट्रॉन है। अब वो क्या करता है, उन 6 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे रख देता है। सिमिलरली दूसरा ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन यहां रख देता है। अब देखो 2 इसने दिए, 2 इसने दिए, आपस में 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई। 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई तो ये इसका ऑक्टेट भी पूरा हो गया, इसका ऑक्टेट भी पूरा हो गया, दोनों स्टेबल हो गए। और इन्होंने क्या बना लिया, इन्होंने बना लिया डबल कोवेलेंट बॉन्ड। इसको अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ओ बीच में डबल बॉन्ड। सिमिलरली जो नाइट्रोजन होता है बेटा, वो क्या बनाता है, नाइट्रोजन बताता है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। यानी यहां पर 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी 6 इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, शेयरिंग होती है। आप यहां पर देख सकते हो। ठीक है, तो 3 टाइप के कोवेलेंट बॉन्ड समझ आ गए होंगे। अब बात करते हैं भैया प्रॉपर्टीज क्या क्या है। प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल है। क्यों? पेपर में सवाल आ सकता है, डिफरेंस बिटवीन कोवेलेंट बॉन्ड एंड आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। कोवेलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टीज देखो, सबसे पहले लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, बड़ा इंपॉर्टेंट। क्यों होता है? सिंपल सी बात है यार, जहां पर इलेक्ट्रॉन की ना क्या हो रही है, शेयरिंग हो रही है, तो जो इनकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेज है ना, जो ताकत है ना, वो बड़ी कमजोर है, स्ट्रांग नहीं है। क्योंकि ये स्ट्रांग नहीं होते तो इनके जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा कम होते हैं। किस रीजन की वजह से?
वीक इंटरमोलिकुलर, जबकि आयोनिक कंपाउंड्स में स्ट्रांग होते हैं, याद आ गया होगा। अगला, पुअर कंडक्टर होते हैं। क्यों होते हैं पुअर कंडक्टर? क्योंकि यार इनके पास कोई भी चार्ज पार्टिकल नहीं है ना इनके पास कैटायन है एनायन है, ये बेचारे तो शेयर कर रहे हैं आपस में, ठीक है, तो ये कंडक्ट भी नहीं करते। अगला, जनरली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स बट इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी 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 इनको पसंद नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं, क्या भैया कार्बन में बस इतना ही स्पेशल है? मैंने कहा नहीं, कार्बन की कुछ और प्रॉपर्टीज है। क्या है? पहली प्रॉपर्टी, टेट्रावेलेंसी। टेट्रावेलेंसी क्या होती है? एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कार्बन अपने साथ 4 अलग अलग एलिमेंट को जोड़ सकता है। यानी इमेजिन करो हम सबके 2 हाथ हैं, बट याद रखना कार्बन के होते हैं 4 हाथ, क्योंकि कार्बन जो होता है 4 अलग अलग चीजों को अपने साथ जोड़ सकता है, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 4, है ना। तो कार्बन के से 4 हाथ होते हैं, है ना। तो यहां पर चाहे वो हाइड्रोजन जोड़े, सल्फर जोड़े, ऑक्सीजन, जो भी इसको जोड़ना है, 4 हाथ पे अलग अलग कंपाउंड को जोड़ सकता है, और इसकी प्रॉपर्टी होती है टेट्रावेलेंसी, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला है स्टेबिलिटी। कार्बन का जो एटम होता है बड़ा छोटा होता है, तो उसकी जो स्टेबिलिटी होती है ना वो बहुत ज्यादा हाई होती है। अगली प्रॉपर्टी क्या है? कैटिनेशन। कैटिनेशन मतलब वो बिल्लियों का देश नहीं बेटा, है ना, कैट नेशन, कैट, अरे मजाक कर रहा हूं, वो नहीं। कैटिनेशन का क्या मतलब है? कैटिनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, यानी कार्बन कार्बन, भाई भाई, 2 भाई, 3 भाई, तीनों तबाई। सिमिलरली कार्बन क्या बोलती है? अपने बंधुओं के साथ जुड़ती जाती है और लॉन्ग चेन्स बना लेती है, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कैटिनेशन। यहां तक आई होप आपको समझ आ गया होगा। पीपीटी आपको ये पूरी की पूरी टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। बात करते हैं एलोट्रॉप्स की। एलोट्रॉप्स क्या होते हैं भैया? सिंपल सी बात है, कुछ ऐसी चीजें जिनकी फिजिकल फॉर्म तो अलग है बट केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। द वेरियस फिजिकल फॉर्म इन विच एलिमेंट कैन एग्जिस्ट। कार्बन के कुछ ऐसे कंपाउंड जिनकी फिजिकल फॉर्म अलग है बट केमिकल फॉर्मूलाज, केमिकल जो कंपाउंड्स हैं वो एकदम सेम है। एग्जांपल, डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरेंस। फुलरेंस कौन सा? बकमिस्टर फुलरेंस, जिसको अपन C60 भी बोल रहे होते हैं। देखते हैं बेटा डायमंड क्या है। अब याद रखना, डायमंड बड़ा ताकतवर होता है, स्ट्रांग होता है, महंगा भी होता है। क्यों? क्योंकि डायमंड का जो स्ट्रक्चर होता है ना, उसके अंदर एक कार्बन 4 अलग अलग कार्बन से जुड़ा होता है, यानी एक कार्बन के चारों हाथ जो है वो फुल होते हैं। बट ग्रेफाइट के अंदर एक कार्बन केवल और केवल 3 कार्बन से जुड़ा होता है, इसका एक हाथ खाली है ना। जिस वजह से, क्योंकि इसके चारों हाथ भरे हुए हैं, तो ये क्या होता है ना, ये बड़ा स्ट्रांग होता है। क्यों? 4 स्ट्रांग कोवेलेंट बॉन्ड, चारों हाथ अगर भरे हुए हैं तो ताकतवर होता है ज्यादा। बट ये जो होता है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट पेंसिल में आता है, बड़ा स्ट्रांग नहीं होता ना, ऐसे तोड़ सकते हैं। क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक हाथ बेचारे कार्बन का खाली होता है, और इसी वजह से डायमंड बिजली को कंडक्ट नहीं करता, बट ये करता है ग्रेफाइट। क्यों? क्योंकि ग्रेफाइट के पास क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन है, जो कि डायमंड के पास नहीं है। इस बात को याद रखेंगे। अच्छा, बकमिस्टर फुलरेंस क्या होता है? कुछ नहीं होता, एक स्पेयर टाइप का, जैसा आपकी फुटबॉल होती है ना, उस टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है इसका, इसको हम C60 भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है? बहुत सारे हेक्सागन्स और पेंटागन्स होते हैं, यानी 6 कार्बन की चेन और 5 कार्बन की चेन बहुत सारी प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। इनके यूजेस क्या क्या यहां पर लिखा हुआ है, डायमंड की प्रॉपर्टीज यहां पर लिखी हुई है, ग्रेफाइट की लिखी हुई है, सॉफ्ट यूज्ड इन पेंसिल्स, उसके अलावा आपकी फुलरेंस की भी प्रॉपर्टी लिखी हुई है, ठीक है। तो आप एक बार इनको वापस से रीड कर लेना। बेसिकली फुलरेंस आपका इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के अंदर यूज किया जाता है। इंपॉर्टेंट ये 2 हैं, ये नहीं। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं चेन के बारे में। देखो, हाइड्रोकार्बन क्या है? हाइड्रोकार्बन है हाइड्रोजन प्लस कार्बन, हाइड्रोकार्बन सबको मालूम है भैया। अब हाइड्रोकार्बन बेटा 2 टाइप के होते हैं, एलिफेटिक, एलिफेंट नहीं बेटा, एलिफेटिक और एरोमेटिक। एरोमेटिक आपके सिलेबस में नहीं है, बस आपको एक कंपाउंड याद रखना है जो कि होता है बेंजीन। क्या? बेंजीन। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6। कैसा दिखता है? तो 6 कार्बन को इस प्रकार से जोड़ देना और डबल बॉन्ड को लगा देना, 3 डबल बॉन्ड, यानी यहां पर 1 2 3 4 5 6, ऐसे 6 कार्बन आपस में जुड़े हुए हैं और 3 डबल बॉन्ड है अंदर की तरफ। ये होता है बेंजीन, फॉर्मूला होता है C6H6। बस एरोमेटिक कंपाउंड में आपको बस एग्जांपल याद रखना है, कभी कभार पूछ लेते हैं। अब देखना, एलिफेटिक के अंदर अलग अलग टाइप होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड, एक होता है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड यानी जैसे आपका दिमाग सैचुरेट हो जाता है ना कि भैया बहुत पढ़ लिया अब नहीं पढ़ा जा रहा, यानी तुम और नहीं पढ़ सकते। सिमिलरली जब हर एक कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तब हम उसे बोलते हैं सैचुरेटेड। और अनसैचुरेटेड कब? जब या तो डबल बॉन्ड है या तो ट्रिपल बॉन्ड है ना, कार्बन कार्बन के बीच में डबल है ट्रिपल है, तब उसे हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड, ठीक है। अब देखो, सैचुरेटेड को अपन बोलते हैं एल्केन्स। क्या बोलते हैं? एल्केन्स। इनका एक जनरल फॉर्मूला होता है जो तुम्हें पता भी होगा, जो होता है अपना क्या? CnH2n+2। जबकि जो ये डबल बॉन्ड वाले होते हैं ना, इनको अपन बोलते हैं एल्कीन, इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। और एल्काइन जो कि ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं, इनका फॉर्मूला होता है CnH2n-2। ये जनरल फॉर्मूले बेटा याद रखने, ठीक है। अब भैया ये समझ नहीं आया, मैं कहता हूं अब तुम्हें समझा दूंगा। देखो ध्यान से देखना बेटा, जैसे हम बात करते हैं एल्केन की। अच्छा, तुम्हें इतना तो पता ही होगा, अगर एक कार्बन है तो अपन क्या यूज करते हैं? मिथ। 2 कार्बन है तो हम क्या यूज करते हैं? इथ। 3 कार्बन है तो अपन क्या यूज करते हैं? प्रॉप।
4 में अपन बट यूज करते हैं ब्यूटी, उसके अलावा 5 में अपन टेंट, उसके बाद 6 में हेग्स और 7 के अंदर हेप्ट, है ना। 7 तक तुम्हें याद रखने हैं। अब देखो अगर एक कार्बन है वो हाइड्रोजन से जुड़ा है, सारे सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड कहीं नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, एल्केन। तो जो एल्केन का एन है ना उसको जोड़ दो और इसका नामकरण हम कर देंगे, क्या बना देंगे, इसका नाम हो जाएगा मिथेन। मिथ एक कार्बन, एन क्योंकि सारे के सारे क्या है, सिंगल बॉन्ड। सिमिलरली अगर दो कार्बन आ गए, दोनों में सिंगल बॉन्ड है, तो दो में क्या आ जाता है, इथ, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, इथेन। 3 कार्बन का प्रोपेन, 4 का ब्यूटेन, 5 का पेंटेन, समझ आ गया होगा। सिमिलरली अगर हम एल्कीन की बात करें तो बेटा एल्कीन का देखना, एल्कीन में क्या मिथीन नाम का कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, अरे भाई एल्कीन कब होता है, जब दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो। अब भाई जब कार्बन ही एक है तो डबल बॉन्ड कहां मिलेगा, तो मिथीन नाम का कुछ नहीं होता, याद रखना, है ना। इसकी स्टार्टिंग होती है दो कार्बन से यानी इथीन से, है ना। इथ यानी दो कार्बन, डबल बॉन्ड यानी इन, तो इसका नाम हो जाएगा, इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा इथीन, ठीक है। उसके अलावा प्रोपीन, ब्यूटीन, ब्यूटीन आएगा बेटा, यहाँ ब्यूटेन लिखा है बट इसको ब्यूटीन कर लेना, ठीक है, ब्यूटीन। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं अगला जो कि अपना एल्काइन, एल्काइन यानी ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड कहां से स्टार्ट होगा, वो भी आपका इथाइन से स्टार्ट होगा। इथ यानी दो कार्बन, दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड यानी YNE यानी इथाइन। सिमिलरली अगर 3 कार्बन के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड आ गया, प्रोपाइन। अगर 4 कार्बन के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड आ गया, ब्यूटाइन। ठीक है, ये बेसिक नेमिंग समझ आ गई सबको, कोई समस्या तो नहीं है। चलिए थोड़ी सी और एडवांस लेवल की नेमिंग की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा सा नेमिंग खेलते हैं ना, थोड़े नामकरण करें जाए, क्या क्या बोलते हो, नामकरण करें, चलो आ जाओ कुछ नामकरण करते हैं। उसके लिए हमें जानना पड़ेगा कुछ फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि जुड़ जाते हैं, यहां पर डेफिनेशन में लिखी है, इन हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन एटम कैन बी रिप्लेस्ड बाय अदर एटम्स। वो एटम जुड़ जाते हैं और प्रॉपर्टीज को बदल देते हैं, है ना, तो उसको हम बोल देते हैं क्या, उसको अपन बोल देते हैं फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप की बेटा नेमिंग ध्यान से समझ लो, मुझे पता है तुमने पढ़ रखी है बट वापस से रिवाइज कर लो। देखो पहली चीज हेलोजन, हेलोजन के अंदर 3 चीजें आती हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगर ये तीनों में से कुछ भी जुड़ा हुआ है ना आपके कंपाउंड में, तो आप क्या यूज करोगे, क्लोरो, ब्रोमो या फिर आयोडो यूज करोगे। और ये हमेशा पहले यूज किए जाते हैं, यानी प्रीफिक्स में यूज किए जा सकते हैं। एक बार आप इसका नाम बताओ। 3 कार्बन, 3 कार्बन का मतलब क्या भैया, 3 कार्बन से मेरा भेजा चला, मेरा दिमाग चला और मेरे दिमाग ने बोला 3 कार्बन यानी प्रोपेन। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अब देख क्लोरीन जुड़ा हुआ है, यहां देख क्लोरीन जुड़ा हुआ है, क्या नाम बोलेगा, क्लोरो, क्लोरो प्रोपेन। क्या बन गया, क्लोरो प्रोपेन, बहुत बढ़िया। अगर यहां पर ब्रोमीन होता तो ब्रोमो प्रोपेन, अगर यहां पर आयोडीन होता तो आयोडो प्रोपेन, बहुत बढ़िया, है ना। और याद रखना अगर 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 मान लो 3 कार्बन में क्लोरीन बीच वाले कार्बन पे जुड़ा हुआ है, अब क्या करोगे, अब नंबरिंग करोगे बेटा, है ना। हमें बताना तो पड़ेगा कौन से कार्बन पे जुड़ा है, दूसरे कार्बन पे जुड़ा है ना, सेकंड कार्बन पे जुड़ा है, तो अब नाम क्या हो जाएगा, अब नाम हो जाएगा 2 क्लोरोप्रोपेन, या फिर ऐसे भी लिखते हैं क्लोरो 2 प्रोपेन, आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, दोनों ही सही है ना। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 क्लोरोप्रोपेन, ठीक है, ऐसे लिखना है। अगला देखते हैं, अगला फंक्शनल ग्रुप है बेटा अल्कोहल। ये वो अल्कोहल नहीं है जो कि तुम सोच रहे हो, पिट जाओगे, फोकस करो। देखो अल्कोहल यानी अगर OH ग्रुप आ जाए, OH है ना, O और H आपके जुड़ा हुआ तो वो अल्कोहल ग्रुप होगा। इसका नामकरण करो एक बार। 3 कार्बन, 3 कार्बन, प्रोपेन प्रोपेन प्रोपेन, याद है। अब अल्कोहल का ऑल तुम्हें लास्ट में जोड़ देना है, ऑल को जोड़ देना है, तो क्या नाम आ जाएगा, इसका नाम हो जाएगा, बताओ, प्रोपेनॉल। क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा प्रोपेनॉल। बस OL लगा देना है, OL लगा देना है, बस इतना कर दो, प्रोपेनॉल, ठीक है। उसके अलावा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड कब होता है, जब आपके फर्स्ट या फिर लास्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जुड़ा होता है। अगर ऑक्सीजन या तो फर्स्ट पे जुड़ा है या तो लास्ट पे जुड़ा है, अगर इन दोनों में से किसी पे भी जुड़ा है तो पकड़ लेना, पकड़ लिया क्या, एल्डिहाइड है, ठीक है, उसको पकड़ लेना। और उसकी नेमिंग कैसे होती है, लास्ट में बस AL लगा दो। जैसे इसका नाम क्या होना चाहिए था, 3 कार्बन यानी प्रोपेन, लास्ट में AL आ गया तो प्रोपेनल, प्रोपेनल नल ठीक है, प्रोपेनल। सिमिलरली कीटोन, कीटोन कब आएगा, जब बीच वाले कार्बन में पहले और आखिरी को छोड़ दो, बीच वाले कार्बन पे अगर तुम्हें दिख रहा है ना डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो बोल देना ये तो क्या है, कीटोन, और इसका नाम क्या हो जाएगा, वैसे इसका नाम क्या है, प्रोपेन है। लास्ट में तुम्हें बस ऑन जोड़ देना है, यानी इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनॉन। क्या बोला मैंने, प्रोपेनॉन, ऑन को आपको लास्ट में बस जोड़ देना है, ठीक है। अगला देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड कब होता है, जब आपके पहले या फिर आखिरी कार्बन पे, आपके पहले या फिर आखिरी कार्बन पे बेटा ध्यान से समझ लो क्या जुड़ा होगा, या तो आपका दोनों होंगे, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन भी होगा, साथ साथ में OH भी होगा। जब ये दोनों आपको दिख जाए ना तो बोल देना ये क्या है, ये है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसका नाम क्या हो जाएगा, वैसे इसका नाम क्या होना चाहिए था, इसका नाम ध्यान से देखो बेटा, प्रोपेन।
बट क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है तो इसमें अपन लास्ट में जोड़ेंगे ओइक एसिड, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। अब ये क्लियर हो गया। अब देखो अगला देखते हैं। अगला है आपका एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप बड़ा इंटरेस्टिंग है। जब भी आपका कार्बन की एक चेन चल रही है और उस कार्बन की चेन में कार्बन अलग से आ जाता है ना, तो एल्काइल ग्रुप बन जाता है। भैया समझ नहीं आया, एक एग्जांपल लो। एग्जांपल से मैं आपको बताता हूं। इतने फंक्शनल ग्रुप तो आपको समझ आ गए। अब एल्काइल ग्रुप बेटा ध्यान से समझना, क्योंकि एल्काइल ग्रुप बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखना बेटा, एल्काइल ग्रुप क्या है, जैसे कि ये है। देखो जब आपका एल्काइल ग्रुप आ जाए पता कैसे चलेगा, यानी देखो एक बार फटाफट से देखो, ये पूरी की पूरी एक कार्बन की चेन है, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें दिख रहा है एक कार्बन अलग से आ गया भैया, है ना। एक ये देखो, ये यहां पर अलग से आ गया। तो इसकी नामकरण आपको कैसे करना होता है बेटा। स्टेप नंबर 1, सेलेक्ट दी लॉन्गेस्ट चेन। आपको क्या करना है बेटा, लॉन्गेस्ट चेन को यहां पर सेलेक्ट कर लेना है। लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है बेटा, ये वाली, ये पूरी की पूरी चेन लॉन्गेस्ट चेन। इसका नामकरण कर दो 1 2 3 4 5, यानी इसका नाम हो गया पेंटेन, ठीक है। अब आप देखो ये जो नीचे जो जुड़ा हुआ है, ये कौन से कार्बन पे जुड़ा हुआ है, तो काउंटिंग कहां से करोगे, यहां से, यहां से, जहां से छोटा रास्ता होगा, तो यहां से गिनोगे 1 और 2। दूसरे कार्बन पे ग्रुप जुड़ा हुआ है, दूसरे कार्बन पे ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, बोलो भाई। इसका नाम हो जाएगा मिथाइल, है ना, मिथाइल। तो इसका एग्जैक्ट नाम हो जाएगा क्या, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, आगे क्या आ जाएगा, पेंटेन, 2 मिथाइल पेंटेन। बस इतना सा, तो ये हो जाता है आपका एल्काइल ग्रुप, ठीक है। यहां तक एकदम क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन देख लो एक बार, इसको पॉज करके सॉल्व जरूर करना, थोड़ा टफ टाइप का है बट एक बार इसको सॉल्व करना। अच्छा उसके अलावा देखो, वैसे जो आपकी मैंने आपको स्ट्रेट चेन की सारी नामकरण आपको बता दिया है कि स्ट्रेट चेन के अंदर नामकरण कैसे करते हैं। मैंने आपको ब्रांचेस के अंदर भी नामकरण बता दिया है। ब्रांचेस यानी अभी तो बताया एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप वही तो था कि अगर एक कार्बन की चेन है, बीच में से एक ब्रांच आ जाए तो उसका नामकरण कैसे होगा। उसके अलावा एक और होता है जिसको अपन बोलते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, यानी अगर एक साइकिल बन जाए, मान लो 3 कार्बन है और वो एक साइकिल की शेप में कनेक्टेड है। भैया साइकिल की शेप कैसी, कौन सी साइकिल, वो वाली, अरे नहीं भाई, 3 कार्बन साइकिल में कैसे जुड़ सकते हैं, ऐसे, है ना। अब इसका नाम क्या होगा, भैया इसका नाम तो प्रोपेन था ना। मैंने कहा नहीं, जब एक राउंड साइकिल बन जाए तो उसके नाम के आगे बस तुम साइक्लो लगा देना। क्या लगा देना बेटा, साइक्लो। तो इसका नाम हो जाएगा क्या, साइक्लोप्रोपेन। क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेन। क्या नामकरण समझ में आ गया, साइक्लो लगाना है, बाकी कुछ नहीं करना जब भी साइकिल बन रही होगी। अच्छा अगर 4 कार्बन है ऐसे, इसका नामकरण एक बार फटाफट से बता दो, क्या हो गया, साइक्लोब्यूटेन। बहुत बढ़िया, चलिए यहां तक आपको नामकरण पूरा का पूरा समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं कुछ एक दो सवाल के, फटाफट से आंसर दो और मुझे बताओ। देखो पहला क्वेश्चन, ये आप देख पा रहे होगे, इसका नामकरण क्या होगा। तो सेलेक्ट दी लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन को आपने सेलेक्ट करा, इसको आपने नाम दिया, क्या है इसका नाम, बता दो यार। अरे बोलो, प्रोपेन। और दूसरे कार्बन पे क्या जुड़ा है, मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, तो क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपेन। समझ आ रहा है। चलिए बेटा, इस वाले को तुम्हें होमवर्क में सॉल्व करना है, ये आपका होमवर्क है। ट्राई करके मुझे अभी पॉज करके कमेंट में बताओ फटाफट। इसको देखो, यहां पर देखो क्या है, 3 कार्बन यानी प्रोपेन, क्लोरीन जुड़ा हुआ है दूसरे कार्बन पे, क्या हो गया, 2 क्लोरोप्रोपेन। बहुत बढ़िया। यहां पर 3 कार्बन, दूसरे पे क्या जुड़ा हुआ है, आपका अल्कोहल ग्रुप, क्या हो जाएगा, 2 प्रोपेनॉल, या फिर प्रोपेन 2 ऑल, दोनों तरीके से लिख सकते हो। अगला देखते हैं, 4 कार्बन है बट एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। डबल बॉन्ड कौन से कार्बन पे है, कहीं से भी नंबरिंग करो, 1 2, दूसरे कार्बन पे जुड़ा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, वैसे इसका नाम ब्यूटेन होना चाहिए था बट क्योंकि डबल बॉन्ड है तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूट 2 इन, या फिर 2 ब्यूटीन, ऐसे लिख सकते हो, है ना। ब्यूट 2 इन या फिर 2 ब्यूटीन, दोनों ही आपके सही हैं, ठीक है। चलिए नामकरण आपको यहां तक एकदम समझ आ गया है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देख लो, कुछ नहीं होता, बार बार पेपर में सवाल आ जाता है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना दो, किसका, मीथेन का। मीथेन कैसा दिखता है बेटा, CH4, है ना। तो कैसे बनाओगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, कुछ नहीं करना, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल के जितने भी इलेक्ट्रॉन है उसको क्रॉस 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 क्रॉस, ये 4 क्रॉस लगा दिए, ठीक है। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, एक एक, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां लगा दिए, एक यहां लगा दिए, एक यहां लगा दिए, एक यहां लगा दिए, ठीक है। हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो हाइड्रोजन तो हो गया भैया स्टेबल, ये भी हो गया स्टेबल, ये भी हो गया स्टेबल, ये भी हो गया स्टेबल। कार्बन को कितने चाहिए, कार्बन को 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल के लिए। तो देखो ओवरऑल अगर कार्बन शेयर करेगा तो कार्बन भी हो जाएगा आपका स्टेबल। तो ये होता है बस आपका नॉर्मल इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इसमें ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, बड़ा सिंपल है। समझ आ गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं होमोलोगस सीरीज के बारे में। होमोलोगस सीरीज क्या होती है बेटा, जब भी एक ऐसी सीरीज, जब आपके जो एलिमेंट्स हैं उनके बीच का गैप CH2 है, यानी इमेजिन करो आप और आपका दोस्त की जो बेंच का गैप है वो 5 मीटर है। सिमिलरली एक ऐसी फैमिली जिसके अंदर जो कंपाउंड के बीच का गैप है वो कितना है, CH2, CH2। जैसे कि आप काउंट करो, प्रोपेन ब्यूटेन, जब आप कंपेयर करोगे, जब आप माइनस करोगे ना, तो पता है क्या बचेगा, CH2। और इन्हीं सारी सीरीज को अपन बोलते हैं होमोलोगस सीरीज, ठीक है बेटा।
होमोलोगस सीरीज की प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं इनके अंदर। उसके अलावा क्या होती है, इनका हमेशा डिफरेंस कितना होता है, CH2 का इनका डिफरेंस होता है। फंक्शनल ग्रुप सेम रहता है, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होगा तो होमोलोगस सीरीज के अंदर काउंट नहीं होगा, याद रखना। ठीक है, चलो आइसोमेरिज्म की बात करते हैं। आइसोमेरिज्म हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 9वीं में पढ़ा था, बट 9वीं में तो तुमने पढ़ाई नहीं करी, कोई बात नहीं। आइसोमेरिज्म में क्या है, ऐसे कंपाउंड जिनका फॉर्मूला तो सेम है बट स्ट्रक्चर अलग अलग, याद रखना है ना। जैसे कि ये आप देख पा रहे हो, ये इसको हम क्या बोल रहे हैं, 4 कार्बन है, तो ये क्या है, ये ब्यूटेन है। अब देखो इसका स्ट्रक्चर अलग है, ये भी 4 कार्बन है, फॉर्मूला सेम बट स्ट्रक्चर अलग, तब हमारा कहला जाता है आइसोमेरिज्म। अच्छा एक ट्रिक बता देता हूं आइसोमेर के नंबर कैलकुलेट करने की। जैसे कि मान लो आपको बोले कि पेंटेन है, 5 कार्बन का है, 5 कार्बन वालों के कितने आइसोमर हो सकते हैं, तो एक फॉर्मूला बता रहा हूं, कोई नहीं बताता, शांति से सुन लो। 2 की पावर n-4 + 1, n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन, यानी अगर तुम्हें बोले 5 कार्बन है तो n की वैल्यू 5 पुट कर दो, कितना हो जाएगा, एक बार देखो कितना हो जाएगा, 2 + 1, यानी 5 कार्बन की अगर चेन होगी तो 3 आइसोमर होंगे। ठीक है, ये ट्रिक बता दिया, नोट कर लो, चुप रहोगे कर लिया करो, आ जाओ। ठीक है, अगर सवाल आता है आइसोमर कैलकुलेट करने का तो तुम इससे कर सकते हो। अब देखते हैं बड़ा इंपॉर्टेंट जो कि है आपका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स। देखना बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। पहली केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, कंबशन। आप सभी को पता है कार्बन जब भी जलेगा तो क्या करेगा, बहुत ज्यादा हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा, ये हम सबको पता है। उसके अलावा कोई भी कार्बन वाले कंपाउंड होते हैं जैसे कि मीथेन वगैरह, ये सारे कंपाउंड जलते हैं ना तो बहुत ज्यादा हीट एंड लाइट आपकी क्रिएट करते हैं, कंबशन होता है। इवन इथेनॉल जो होता है आपका, इथेनॉल अल्कोहल, हाँ, तो वो भी क्या करता है, वो भी कंबशन प्रोड्यूस करता है। अगली प्रॉपर्टी ऑक्सीडेशन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो। देखो ऑक्सीडेशन, अगर मैं इथेनॉल को लूं, है ना बेटा, इथेनॉल को लूं, मैं इसको ऑक्सीडाइज कराऊं, किससे कराऊंगा, 2 कंपाउंड होते हैं, KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट और K2Cr2O7 यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट, इनकी मदद से ये जो अल्कोहल है ना, ये ऑक्सीडाइज होकर पता है किसमें कन्वर्ट हो जाता है, बोलो, अरे इथेनॉल किसमें कन्वर्ट होगा, इथेनोइक एसिड के अंदर। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, इथेनोइक एसिड के अंदर। ठीक है, अगला है आपकी एडिशन रिएक्शन। जितने भी आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उनको अपन सैचुरेटेड बना सकते हैं, कैसे, एडिशन रिएक्शन की मदद से। कैसे करते हैं, तो अपन क्या करते हैं, हाइड्रोजन को ऐड कर देते हैं, किसकी मदद से, निकल और प्लेटिनियम की मदद से। ये कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट तो पता है ना क्या होता है, निकल प्लेटिनियम की मदद से हम ऐड कर देते हैं और क्या बना देते हैं, अपन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बना देते हैं इजीली और सिंपली। ठीक है, और ये रिएक्शन होती है, वो आपने देखा होगा ना, वेजिटेबल ऑयल, वेजिटेबल घी में जो कन्वर्जन होता है, उस रिएक्शन को एडिशन रिएक्शन ही बोलते हैं। अगली देखते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर मेरे पास मीथेन है, मैं क्लोरीन को अगर रिएक्ट कराता हूं ना उसके साथ, तो पता है क्या होगा, एक क्लोरीन हाइड्रोजन को भगा देगा और खुद जुड़ जाएगा, और वो क्या बना लेगा, वो ये कंपाउंड बना लेगा। कब बनाते हैं, इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है बेटा, मतलब क्या करा, क्लोरीन ने लात मार के बोला चलो भैया हम जुड़ जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अगला, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड, इन दोनों की प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ सिंपल डिफरेंसेस समझो। देखो जो आपका इथेनॉल होता है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन अल्कोहल भी बोलते हैं या फिर अपन इथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं। जबकि जो आपका क्या होता है, आपकी जो इथेनोइक एसिड होती है, इसको अपन एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। ये लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, ये थोड़े से टेम्परेचर कम होते ही जम जाता है, फ्रीज हो जाता है, इसलिए इसको अपन बोलते हैं क्या, इसको अपन बोलते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ठीक है, क्या बोलते हैं, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। उसके अलावा आप देखोगे तो जो अल्कोहलिक ड्रिंक, मेडिसिन, इन सब के अंदर ये यूज हो रहा होता है। जबकि ये जो है ना इथेनोइक एसिड, ये पता है किसमें होता है, विनेगर। देखा आपके घर में विनेगर, हाँ, पानी में जो हम इथेनोइक एसिड मिला देते हैं तो वो विनेगर ही बनाता है, तो विनेगर इसी चीज से बनता है। अगर हम रिएक्शन देखेंगे तो इथेनोइक एसिड सोडियम के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता, बट इथेनॉल करता है। इथेनॉल क्या बनाता है, सोडियम इथॉक्साइड बना देता है। ये आप देख पा रहे होगे, ये रिएक्शन उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी एक बार देख लीजिए, सोडियम क्या करता है, जुड़ जाता है, क्या बना लेता है, सोडियम इथॉक्साइड बना लेता है। अगला डिहाइड्रेशन रिएक्शन, बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखना बेटा इस रिएक्शन में क्या होता है, जो अपना इथेनॉल है ना उसको अपन लेते हैं, रिएक्शन कराते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4। याद रखना कंसंट्रेटेड H2SO4 राजस्थान से है। वो बोलता है अंकल जी मुझे पानी पिला दीजिए, यानी वो हमेशा कंपाउंड से पानी खींच लेता है। तो वो क्या करता है, कंसंट्रेटेड H2SO4 इससे पानी खींच लेता है, और जैसे इससे पानी खींचता है तो पता है क्या बनाता है, एल्कीन यानी इथीन बना देता है, और पानी देखो बाहर आ गया। तो याद रखना कंसंट्रेटेड H2SO4 जहां भी आएगा वो पानी बाहर निकाल लेगा। ठीक है, अगली रिएक्शन देखते हैं। अब कुछ रिएक्शन है, एस्टरिफिकेशन, सोपिनिफिकेशन, ये सब मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी हम देखते हैं क्या, अगली हम रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन विद बेस। देखो आपकी जो इथेनोइक एसिड है वो एक टाइप की एसिड है, एसिड हमेशा बेस के साथ रिएक्ट करती है, क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस वाटर। ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो याद रखना जो आपकी इथेनोइक एसिड है ना बेटा,
CH3COOH, वो जब भी रिएक्ट करेगा NaOH जो कि एक टाइप का बेस है, तो क्या बनाएगा, एक सॉल्ट बनाएगा। ये सॉल्ट आप देख पा रहे होगे, ये क्या है बेटा, ये है एक प्रकार का सॉल्ट, इसका नाम होता है सोडियम इथोनेट, और क्या बनाता है, साथ में पानी बनाता है, ठीक है। उसके अलावा आपका इथेनोइक एसिड अगर मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, ये भी हमने एसिड बेस में पढ़ा था। एसिड प्लस मेटल बाइकार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट क्या बनाते थे, याद रखना, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, है ना। तो ये ऑलरेडी हम एसिड बेस वाले चैप्टर के अंदर ये चीजें देख चुके हैं। अब बात करते हैं इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन के बारे में, जो कि है एस्टरिफिकेशन और सोपिनिफिकेशन रिएक्शन। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में हम क्या करते हैं, इथेनॉल लेते हैं, इथेनोइक एसिड लेते हैं, आपस में मिलाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। कंसंट्रेटेड H2SO4 बेटा क्या करेगा, बोलेगा अंकल जी मुझे तो पानी पिला दीजिए, पानी को खींच लेगा और क्या बना देगा, एस्टर बना देगा। क्या एस्टर, एस्टर होता है एक स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस। क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर, एक स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस बन रहा है, बताओ वो क्या है, वो होगा एस्टर। नाम होता है उसका क्या, इथाइल इथोनेट, ठीक है। ये आपका एस्टर यहां पर बन जाता है। सोपिनिफिकेशन में क्या होता है, इसी एस्टर को अपन लेते हैं, उसका रिएक्शन कराते हैं NaOH के साथ, यानी एक बेस के साथ, तो पता है क्या होता है, आपकी एक तो सॉल्ट बन जाता है। ये क्या है बेटा, ये एक सॉल्ट है, और साथ साथ में वो जो अल्कोहल था ना, अल्कोहल, वो अल्कोहल वापस बन जाता है, देख रहे हो, अल्कोहल बेटा फिर से बन गया, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, सोपिनिफिकेशन रिएक्शन, जहां पर एस्टर प्लस NaOH ने क्या बना दिया, अल्कोहल बना दिया, साथ साथ में एक सॉल्ट आपकी बन के आ जाती है, ठीक है। ये रिएक्शन सोप्स के फॉर्मेशन के अंदर यूज ली जाती है। अच्छा, अल्कोहल के बारे में एक चीज मैं बता देता हूं, एक कॉन्सेप्ट होता है डीनेचर्ड अल्कोहल, पीपीटी में आपको मिल भी जाएगा। डीनेचर्ड अल्कोहल क्या होता है, इंडस्ट्री में ना लोग के पास अल्कोहल जाती थी, उसे पी जाते थे, तो उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए क्या करा सरकार ने, कि जो अल्कोहल होती है ना उसके अंदर मिथेनॉल को ऐड कर देते हैं। मिथेनॉल को ऐड करती है ना, वो पॉइजनस हो जाती है, तो उसको पी नहीं सकते, उसको सिर्फ इंडस्ट्री पर्पस के लिए यूज किया जाता है, तो उस अल्कोहल को अपन बोलते हैं डीनेचर्ड अल्कोहल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अब बात करते हैं सोप और डिटर्जेंट की। कैसे सोप और डिटर्जेंट क्लीन करते हैं, सिंपल सी बात है, देखना, सोप जो होता है ना उसके दो एंड होते हैं, एक एंड होता है आपका उसका हेड और एक होता है उसका टेल, ठीक है। क्या होता है, एक होता है उसका हेड और एक होता है उसकी टेल। अब ये जो हेड है ना आपका, ये जो हेड है इसको क्या है ना, इसको तो यार भाई पानी बहुत ज्यादा पसंद है, ये आपका हाइड्रोफिलिक एंड, यानी इसको कहिए अंकल जी मुझे तो पानी दे दो। और ये जो टेल है ये हाइड्रोफोबिक है, इसको पानी से दूर जाना है। अब होता क्या है, डर्ट मिल जाती है। डर्ट किस चीज की होती है, ऑयल की। तो क्या होता है, मान लो यहाँ पर डर्ट मिल गई, एक मोटी सी डर्ट मिल गई, तो टेल तो इस तरफ जा रही है और हेड कहां जा रहा है, हेड पानी में जा रहा है। ऐसे बहुत सारे सोप के मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं, है ना, चारों डायरेक्शन में देखो सोप के ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल आ जाते हैं इसके अराउंड। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर तुम देख पा रहे हो ना बेटा, इस स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं क्या, इस स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं मिसेल। क्या बोलते हैं, मिसेल। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसको अपन मिसेल फॉर्मेशन बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, डर्ट ट्रैप हो चुकी है, ये जो ऑयल था ये ट्रैप हो चुका है। अब जो हम कपड़ों को घिसेंगे ना और पानी में बहा देंगे तो डर्ट बह जाएगी, और यही होता है आपका क्लिनजिंग एक्शन ऑफ द सोप, जो कि यहां पर एक्सप्लेन भी है। क्या होता है, याद रखना, ऑयल डर्ट कलेक्ट्स इनसाइड द मिसेल हाइड्रोफोबिक कोर, यानी जो टेल है वो डर्ट को अपने साथ जोड़ लेती है। हेड कहां है, पानी के अंदर है, तो अल्टीमेटली क्या होता है, एक मिसेल वाला स्ट्रक्चर बन जाता है। और क्या होता है, मिसेल फॉर्मेशन स्कैटर लाइट, यानी वो सारी की सारी चीजों को बाहर भी निकाल देता है। तो यहां पर पूरा का पूरा लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका मिसेल फॉर्मेशन हो गया। अच्छा, एक चीज अपनी रह गई है, जो कि क्या है, सोप और डिटर्जेंट के बीच का डिफरेंस, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो सोप और डिटर्जेंट में क्या डिफरेंस है, बस उतना सुन जाओ, लास्ट टॉपिक है। देखो सोप जो होता है वो बना होता है सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। सोडियम पोटेशियम जुड़े होते हैं किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो अब उसे हम बोलते हैं क्या, उसे हम बोलते हैं सोप। बट डिटर्जेंट क्या होता है, डिटर्जेंट होता है सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड में जब सोडियम सॉल्ट जुड़ जाते हैं तो क्या होता है, ये आपके बना देते हैं डिटर्जेंट। तो याद रखना, डिटर्जेंट और सोप के अंदर सबसे बड़ा डिफरेंस है कि ये जो है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड की चेन्स होती हैं, जबकि ये किसकी हैं, सोडियम सॉल्ट्स ऑफ सल्फोनिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड की नहीं है। उसके अलावा देखो इनका स्ट्रक्चर तो सेम है, बट सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, सोप सिर्फ और सिर्फ सॉफ्ट वाटर में काम करते हैं, हार्ड वाटर में नहीं, बट डिटर्जेंट दोनों में काम करते हैं। अच्छा, सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर में क्या डिफरेंस होता है, कुछ नहीं होता। हार्ड वाटर वो होता है जैसे आपका ग्राउंड वाटर नहीं है, उसके अंदर मैग्नीशियम और कैल्शियम के सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं, है ना, वो आपका हार्ड वाटर होता है। सॉफ्ट वाटर होता है जिसके अंदर मैग्नीशियम कैल्शियम के सॉल्ट नहीं होते, ठीक है। अब सवाल आता है कि सोप क्यों काम नहीं करता हार्ड वाटर के अंदर, तो याद रखना, क्योंकि सोप क्या करता है, स्कम फॉर्म कर देता है। क्या बेटा, स्कम। स्कम एक सब्सटेंस होता है जो फॉर्म होता है, क्यों, ड्यू टू कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन इन दी हार्ड वाटर। हार्ड वाटर के अंदर क्या है, कैल्शियम मैग्नीशियम के सॉल्ट है, उसकी वजह से वो स्कम बना देता है। स्कम की वजह से
क्लीनिंग एक्शन नहीं हो पाता सोप का, बट डिटर्जेंट भैया काम करते हैं, ठीक है। उसके अलावा और भी कुछ डिफरेंसेस हैं, जैसे कि याद रखना जो आपका सोप होता है वो बायोडिग्रेडेबल होता है, यानी नेचर के लिए अच्छा होता है, जबकि ये आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। और जो आपका सोप होता है थोड़ा सस्ता होता है, ये थोड़ा सा आपका महंगा होता है। यहां पर आपका पूरा का पूरा चैप्टर होता है समाप्त। और इस चैप्टर थोड़ा बड़ा था मुझे पता है। क्वेश्चन देखो जल्दी से बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेनिक एसिड, एबीसीडी ऑप्शन है, ध्यान से देखना, ट्रिकी क्वेश्चन है, और आंसर में बताना, कमेंट्स में बताना। आई होप इस वीडियो समझ आया होगा। टेक केयर, मेरा नाम है प्रशांत।